बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस के एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, जब बच्चा जवानी में पहला कदम रखता है तो उसकी जिस्मानी तब्दीलियां वाज़े होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको सेक्सुअल अट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस ख़ास फेज़ में अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन ना दी जाए तो बच्चा एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ता है जो उसको तबाही की तरफ लेके जाता है। जी नाजरीन, आज हम सेक्स एजुकेशन पे बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे अमूमी तौर पे हमारी स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें बात करते हुए बड़ी शर्म महसूस की जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम हम सब इस खास फेज़ को एक्सपीरियंस भी कर चुके होते हैं। तो इस खास मौजू पे बात करने के लिए एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नादिया फ़हीम साहिबा, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और यूके सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं और इस खास मौजू की वो जो सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है बीइंग पेरेंट्स एक माँ बाप को उन चीज़ों को समझना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में गाइड कर सकें, उनसे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आइए मिलते हैं मैडम नादिया फ़हीम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत। आप फर्स्ट बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर सबसे हैविंग पहले मी तो हियर। मैम ये बताएं कि सेक्स एजुकेशन बुनियादी तौर पर क्या चीज़ होती है? अच्छा मोहसिन, जो सेक्स एजुकेशन है ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा इतना स्टिग्मा अटैच है इसके साथ कि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक्टिविटी तक महदूद होकर रह जाते हैं। सेक्स एजुकेशन इज बेसिकली नो इज अवेयरनेस ऑफ योर ओन सेल्फ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे आपने बात की, आपकी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन पुबर्टी में, एडोलेसेंस में कैसे डेवलप होती है, हाउ यू हैव टू हैंडल इट, और ये सबके साथ होता है। होता है। ठीक है, दिस इज सम ऑफ अवेयरनेस के ये एक फेज ऑफ लाइफ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत शोर में कहीं जाऊंगी तो मुझे गुस्सा आएगा या मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, या अगर कोई मेरी नापसंदीदगी की बात होगी तो मुझे गुस्सा आएगा और जो गुस्से की फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं मैं वो फील करूंगी और एक्सप्रेस करूंगी मुझे गुस्सा आ रहा है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो एडोलेसेंस में पुबर्टी में आती हैं, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं मगर कोई आउटलेट नहीं है जहाँ पे हम उसको एक्सप्रेस कर सकें और हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, फ्रॉम द स्कूल टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, कि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे दी जाए। अच्छा, आज के दौर में भी हर बंदा इस फेज़ से गुज़रता तो ज़रूर है। मैं भी बिल्कुल। अपने बचपन पे गुज़रा होऊँगा, आप भी गुज़री होंगी। लेकिन इस पे आज भी हमारे माशरे पे बात करते हुए शर्म क्यों महसूस की जाती है? आपको क्या लगता है? अच्छा, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहले ये जो अगर हम अपनी बात करें या बहुत बचपन में या आज से 10-15 साल पहले की बात करें, तो जो एक एक्सपोज़र ऑफ इंफॉर्मेशन था, इतना ज़्यादा जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं पूरी दुनिया को, उसमें वो बहुत महदूद था। आई कैन कंट्रोल द मीडिया, आई कैन कंट्रोल द मटीरियल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो तब स्टिग्मा था और लोग बात नहीं करते थे, तो वो कंट्रोल चीज़ें थी। ठीक है। और वो फेजेस इसलिए भी गुजर गए क्योंकि तब पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, ऐसे ही। बच्चों के पास इतनी प्राइवेसी नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, सोशल मीडिया एक्सेस नहीं था, आपके पास चॉइसेस बहुत कम जी। थी। एक टीवी होता था, पीटीवी होता था, उसके बाद पीटीवी वर्ल्ड ऐसे आया ही है। और वो 12 बजे बंद हो रहा है, सो वी ऑल इन अ सेम फैमिली, और सब लोग एक रूम में रह रहे हैं ज़्यादातर। तो उस टाइम ये चीज़ें थी मगर कम थी और रिपोर्ट कम होती थी। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे बाकी टॉपिक्स पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जाती है कि इस पे बात की जाए। लेकिन उस टाइम पे ये फेस होता था, प्रॉब्लम्स होते थे मगर कम थे, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं रहे पहले। ओके मैम। अच्छा, स्पेसिफिकली ये बताएं कि कौन सी एज मौजू होती है जिस पे सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट हो जाना चाहिए? इसमें मोहसिन इस तरह है कि कल्चरली और सोशली, रिलीजियसली डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं कुछ रिसर्चेस की बात करूं तो जो इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं, जर्नल्स हैं, उनमें कुछ जो पीडियाट्रिशियन हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं 2 से 3 साल की उम्र में जब बच्चे को ये पता लगता है, जब बच्चा स्कूल जाता है,
सोशल लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक यू आर है। अ बॉय एंड यू आर अ गर्ल। तो दैट इज़ अ टाइम जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करता है, वो उसकी कॉग्निशन में आती है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तब सेक्स एजुकेशन उस टाइम कुछ इंटरनेशनली तो उस टाइम स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन ये कि हमारे कल्चर में भी आप जब 6-7 साल का बच्चा होता है और वो अपनी आइडेंटिटी को एज ए गर्ल या बॉय आइडेंटिफाई कर लेता है और अंडर कॉग्निशन में उसके आ जाता है, तब ग्रेजुअली पेरेंट्स को सेक्स एजुकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स का इस सिलसिले में क्या रोल होना चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, उसमें ये है मोहसिन कि देखो, एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अक्सर अभी हम जो बात कर रहे होते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, दैट इज़ मोर अबाउट द अब्यूज़, प्रिवेंशन फ्रॉम द अब्यूज़, ठीक है, ठीक जो है। चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है। उसमें हम बता रहे होते हैं बच्चों को कि ओके दिस इज़ फाइन, दिस इज़ योर प्राइवेट पार्ट्स और इसे कोई टच नहीं कर सकता, या आप इस तरह किसी के साथ नहीं बैठ सकते, कोई आपको हग करे, ज़्यादा करीब करने की कोशिश करे तो यू हैव टू अवॉइड दैट। वो एक डिफरेंटली सेक्स एजुकेशन है, जी। ठीक है, दैट इज़ लाइक मोर अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ योर ओन सेल्फ, Exactly. ठीक है। लेकिन जो वैसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है सेक्स एजुकेशन का, दैट इज़ अबाउट के आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो व्हेन यू आर इन अर्ली एडोलेसेंस योर बॉडी स्टार्ट चेंजेस, ठीक है, पुबर्टी आती है, बाकी जैसे बियर्ड आ गई, लड़कों की आवाज़ चेंज हो गई, इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी चेंजेस होती हैं। तो उसमें हाउ टू मेक देम कंफर्टेबल विद दैट। ओके। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं तो एकदम से आप में शाइनेस आती है, लड़कों को फील होता है मतलब ये मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस नोट, वोकल कॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो उसमें हम पेरेंट्स का रोल ये होता है कि बच्चों को पहले बताया जाए या उनके साथ बात की जाए एंड ऑब्जर्व किया जाए कि हर बच्चा उस चेंज को कैसे ले रहा है। ठीक है। जब हम पेरेंट्स बात नहीं करते तो फिर आप पीयर ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि साथ रहे अगर घर में वो बारे डिस्कशन में नहीं बात हो नहीं रही, होगी तो हाँ, बच्चे ने कहीं ना कहीं पे तो वो अपनी वो चीज शेयर निकाल करनी है। वो जो फिर एक इनवैलिड इंफॉर्मेशन, अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी और इंफॉर्मेशन सेम एज से मिल रही सेम है, एज से उसने मिल अपने रही है, दोस्तों से शेयर करना है शेयर और करना उन्होंने है। अपने मुताबिक देनी है और उसने फिर एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे सो जाना है। मतलब ये बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इवन लाइक अपनी फिजिकल बॉडी हाइजीन का ख्याल रखना भी जी। कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन में आता है। ओके। तो इसमें यह है कि वही बात मैं कह रही हूँ ना कि हमने इसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड लेंस से हम इसको देख रहे जी। हैं। सो इट्स अ वेरी वास्ट ठीक है। पर्सपेक्टिव जहाँ पे आप अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एड्रेस करते हैं। अच्छा, ऐसी ऐसी कौन सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह पे अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो बच्चे के गलत रास्ते पे निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं? इसमें आपका जो बायो साइको सोशल मॉडल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायो तो ये हो गया ना कि आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल इफेक्ट्स। अब साइको सोशल मॉडल में ये आता है कि किस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है, आप बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले बात की कि देखो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसे ही है। जॉइंट में ये होता था कि बच्चे को अगर पेरेंट्स के पास थोड़ा टाइम नहीं है, मदर बिजी हैं, दादी देख रही है, चचा देख रहे हैं, चची देख रही है, जिसमें ठीक है। डेफिनेटली उसके अदर पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडर ऑब्जर्वेशन है जी। और उसको कोई एक एक्सपर्ट ओपिनियन या एडल्ट ओपिनियन मिल रही है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं तो फिर बच्चे की जो चेंजेस आ रही हैं उसको हम एड्रेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारी फैमिली में या मेरे घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो बच्चे को कैसे असरअंदाज कर रहा है। मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि व्हेन वी आर गिविंग आवर चाइल्ड अ मैसेज बचपन से, यू आर नॉट गुड इनफ, और करके लाओ, और अच्छे नंबर, उससे कंपटीशन, फलाने के नंबर अच्छे आ गए, तुम्हारे फ्रेंड के अच्छे आ गए, तुम्हारे कज़न के अच्छे आ गए, और वो जो भी कर रहा है उसको अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। हाँ जी। सो बच्चे को लगता है कि मैं उसकी सेल्फ इस्टीम लो होती है। वो बच्चे जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट करने के लिए वो किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं, अपने आप को ईज देने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पे वो फ्रीडम और पावर महसूस करे, जहाँ पे वो अच्छा महसूस करे। जी। तो जो इंटरनेट एक्सेस है या सोशल मीडिया एक्सेस है या फिर इस तरह की सारी जो वेबसाइट्स और बहुत सारा मटेरियल जो हमारी सोसाइटी में है, वो कहीं से बस फिर एक मिलने की ज़रूरत होती हाँ है जी। कि आपको पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि एक्सेसिव है और सही नहीं है, अनसेंसर्ड है। तो फिर ये बच्चे उसकी तरफ स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो टाइम होता है दैट इज़ देयर टाइम, जहाँ पे कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ठीक हो है। रहा होता, और जहाँ पे वो अपने लो सेल्फ एस्टीम इमोशंस ठीक के है। साथ कनेक्ट नहीं कर रहे होते। मे बी आई मेक अ सेंस टू यू ओके। कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐसे ही इसमें है। अच्छा मैम, एक अडल्ट
ऐसे कौन से उसको इकदाम करने चाहिए जिसमें, क्योंकि इमोशनल अट्रैक्शंस तो होनी है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं तो डेफिनेटली बच्चा जवान हो रहा है तो उसको डिफरेंट तरह की अट्रैक्शंस होनी है, इमोशनल किक्स भी होनी है, सेक्सुअल अट्रैक्शंस भी होनी है। वो ऐसे कौन से इकदाम करे कि बच्चा खुद इसको मैनेज करना सीख ले? देखो मोहसिन, अगर भूख लगी है मुझे, हम्म। ठीक है, और मुझे शदीद भूख लगी हुई है और मैंने खाना खाना है, तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे पता है कि मैंने आपका खाना उठा के नहीं खा लेना, हम्म। या मैंने विदाउट पे कहीं रेस्टोरेंट में जाके पैसे दिए ठीक है। बगैर खाना नहीं खा लेना। तो ये जब हम बच्चों को बताते हैं कि ये मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सेट ऑफ टाइम है जिसमें यू कैन फील दीज थिंग्स एंड यू कैन कम टू मी एज ए पेरेंट, यू कैन कम टू मी एंड डिस्कस अबाउट दैट। तो वो जब बच्चा हमसे बात करता है किसी बड़े से, एडल्ट ओके। से, तो वो फिर बहुत सारे वेज हैं उसको डील करने के। इसका मतलब ये है कि बच्चे से ज्यादा उसके पेरेंट्स, उसको एडल्ट्स पेरेंट्स जो की केयर ज्यादा टेकर्स हैं, जो केयर टेकर्स की प्राइमरी ज्यादा केयर जरूरी टेकर्स हैं, वो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। नॉट ओनली पेरेंट्स, क्योंकि मैं सिर्फ सब कुछ पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं डालूंगी, एज ए सोशल, एज ए सोसाइटी, हम सब सोसाइटी में बच्चे टीचर को, की भी टीचर की भी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी है, बच्चा फैमिली में कहाँ मतलब जो फैमिली में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, आपके जो भी एडल्ट्स हैं इर्द गिर्द, तो एज ए ह्यूमन, एज ए एडल्ट, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो मेरे इर्द गिर्द बच्चे हैं फैमिली में, या मेरे, अगर मैं टीचर हूँ, तो अगर मैं प्रोफेशनल हूँ कोई और मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो मैं उन्हें बता सकूँ और मैं एड्रेस कर सकूँ उस चीज़ को कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दिस इज़ द वे टू हैंडल दोस्त। मतलब जैसे मैं, अगर आप ये देखें कि एक आप 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे को आप एक मूवी लगा के दे दें, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सीन्स, वो ड्रेसिंग हमें शायद इतनी अट्रैक्ट ना करे जो उस बच्चे को अट्रैक्ट करेगी। सो अगर मैं उसको बैड फील कराऊंगी, शेम्ड फील कराऊंगी, गिल्टी फील कराऊंगी, दैट व्हाई आर यू फीलिंग दिस, व्हाई आर यू नोटिसिंग दिस, तो फिर वो अपनी फीलिंग्स को अंदर रखेगा। रादर आई शुड नो कि वो बच्चा जो है, ये उसकी फिजियोलॉजिकल, मतलब ये टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, एंड ही और शी ऑल्सो, नॉट ओनली ही, दे कैन फील दैट फीलिंग्स। तो फिर मैंने उसको कैसे, एज ए प्राइमरी केयर टेकर, एज एन एडल्ट, मैंने उसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, अगर एडल्ट को ऐसे मामलात में ना समझाया जा सके तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके आगे जाके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने खराब हो सकते हैं? अगर किसी इंडिविजुअल को ना समझाया जा इंडिविजुअल। सके, तो उसमें यह है कि मुस्लिम, सबसे पहले तो ये कि देयर ओरिएंटेशन अबाउट सेक्स एंड देयर ओरिएंटेशन अबाउट मतलब फिजियोलॉजी ऑफ दिस ऑल एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अच्छा, एक और मैं बात कहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट के, देखो जब हम मोटिव्स की बात करते हैं, प्राइमरी ह्यूमन मोटिव्स की, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन है, फैमिली सिस्टम है, कंपेनियनशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड उसमें ये सारा जो मतलब आपकी ये जो फिजिकल ड्राइव्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप एक एडल्ट को नहीं समझाते तो डेफिनेटली वो एक्सेसिव यूजेज है ऐसी चीज़ों का, ऐसे मीडियम का जो कि आपके लिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, दे यूज़ दैट, और उसमें फिर जो एक हेल्दी मैकेनिज्म है ना, आप उसको सही तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं और ना आप उसको इंजॉय कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली कि अगर माँ-बाप के साथ ऐसे मौज़ू पे बच्चा अक्सर जैसे छोटे इलाके के माँ-बाप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। नहीं होते। अभी भी जो माँ-बाप देख रहे होंगे, वो शायद एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे होंगे, नहीं बात तो ठीक हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ब्लॉक होगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चा माँ-बाप को पता है कि बच्चे को समझाना है और माँ-बाप अगर नहीं समझा पा रहे, तो माँ-बाप ऐसा कौन-सा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चा उनकी बात को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में समझ जाए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो पेरेंट्स हैं, ओके। ठीक है, इसमें यह है कि मुझे अपने स्टिग्मा पे काम करना है विद एग्ज़ैक्टली। सेक्स एजुकेशन, ठीक है। दूसरा ये कि एक हम बहुत जब हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो हम एक बहुत मेजर टेक्निक यूज़ करते हैं कि जब आप एज ए पेरेंट, मतलब जब भी पेरेंट और चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट कोई आता है, तो हम पेरेंट को कहते हैं कि ओके फाइन, अगर वो 50 साल का है या 40 साल का है, तो मैं उसे कहूँगी कि अच्छा, तुम 17 साल की या 18 साल के या 16 साल के जब आप थे, तो आपकी तब क्या अंडरस्टैंडिंग थी, हाउ यू सी योर सेल्फ, तो उस टाइम आपके साथ ऐसा क्या नहीं हुआ था जो आपके दिमाग में, या आप कहीं ना कहीं फिक्सेटेड हैं। तो सेम जब पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर हम खुद देखें, जैसे अभी आपने स्टार्ट में बात की कि हर इंसान इस फेज से गुजरता है, तो उस फेज में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो क्या थी, इनकम्प्लीट थी, ज़्यादा थी, एग्जैजरेटेड थी, पीयर ग्रुप से आई,
अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन थी, तो उसने मुझे कैसे अफेक्ट किया. ओके. ठीक है, व्हेन आई कैन सिट विद माई सेल्फ एंड प्रोसेस इट for my own sake, then I can convert it and I can direct it and I can talk about it with my child. और अगर खुदा ना खास्ता मतलब अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो नहीं बात कर सकते, तो फैमिली में कोई ना कोई ऐसा आपका केयर टेकर या कोई एडल्ट होता है जिस पे पेरेंट्स को एतमाद हो, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. ओके. लेकिन इस टॉपिक को टाइमली और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, पेरेंट्स को बच्चों पे किस तरह के चेक्स रखने चाहिए ताकि बच्चा स्पेसिफिकली ज़ेरे निगरानी रहे और उनको पता चले कि बच्चा अब सही ट्रैक पे जा रहा है? चेक्स इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. मुझे नहीं लगता कि अभी हम किसी पे चेक रख सकते हैं, जितना कुछ है. और आई मीन मैं तो चेक्स पे तो मैं बिल्कुल नहीं आती हूँ, लेकिन चेक से ज्यादा मैं कहूँगी बात करनी चाहिए. गिव टाइम टू योर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा, लिटरली इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है. एंड जजमेंट, आई मीन मेरे दिमाग में या मेरे में इतना ज़्यादा ये सवार है चीज़. मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी परफेक्ट होने चाहिए. मेरे सारे अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं वो मैं अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहती हूँ. सो पेरेंट्स शुड बी लाइक, सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है दिन में. आप ऑफ एंड ऑन उसको बुलाएं, ऑफ एंड ऑन उसके गैजेट्स चेक करें. लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि अगर बच्चों को मतलब डेफिनेटली दे हैव देयर प्राइवेसी, इसमें बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम ना जब क्रिएट हो, तो आप उनके गैजेट्स चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये सेफ़ है. और दूसरा, आप उनसे बात कर सकते हैं. आप अपने बच्चे को देख के पेरेंट बता सकते हैं कि मेरा बच्चा मतलब ही और शी इज गोइंग थ्रू समथिंग डिफरेंट, कुछ गलत हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है. व्हेन देयर इज अ लाइक व्हेन देयर इज अ रेड फ्लैग कि कुछ डिफरेंट है, देन जस्ट एक्सप्लोर इट एंड डोंट जज देम प्लीज. अच्छा, लास्ट आखिरी क्वेश्चन ये है कि किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को करवानी चाहिए ताकि बच्चा प्रोडक्टिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है, जो कि हमारी पूरी एज ए कलेक्टिवली सोसाइटी में मिसिंग है, दैट इज़ रीडिंग. ठीक है. और उसके अलावा फैमिली एंटरटेनमेंट. आई मीन आप कोई जैसे अभी तो नेटफ्लिक्स है, अभी तो इंटरनेट मतलब इतना एक्सेस है आपके पास. देखो, अक्सर मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी कहूँगी पेरेंट्स को, पेरेंट्स बहुत शिकायत करते हैं जी बच्चे इंटरनेट बहुत है, सोशल मीडिया मतलब ये सब कुछ नेट पैकेजेस बहुत हैं. तो मैं इसका पॉजिटिव यूज़ भी बहुत है. आप कलेक्टिवली मीडिया मतलब एक टाइम सेलेक्ट करें. फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. ठीक है, उसमें आप बच्चों के साथ डिस्कशन करें, उन्हें ओपन करें, चीज़ें इकट्ठे देखें एंड देन डिस्कस अबाउट दैट. आपने एक मूवी देखी है, ओके फाइन, आपने इस मूवी बेटा क्या देखा इस मूवी में, आप मेरे से पूछें आपने क्या देखा इस मूवी में, क्या लेसन गेन किया आपने. अच्छा, ये जो कलेक्टिव इंटरटेनमेंट की आपने जो टर्म बोली है बड़ी मज़ेदार लगी है, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिसमें माँ अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती है, बाप अपने दोस्तों के साथ, बच्चे अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, और एट द डे एंड वो इकट्ठे फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं मिस कर रहे देखो होते हैं. वो ज़रूर है, मतलब माँ को भी ज़रूरत है, बाप को भी ज़रूरत है, वो जाएं, मगर एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं अपने मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को मैं बहुत इनकरेज करती हूँ फैमिली टाइम. हाफ एन आवर विद योर फैमिली डेली कलेक्टिवली, और उसमें जजमेंट और क्रिटिसिज्म नहीं है. You can share whatever you want to share. I can share whatever I want to share. Thank you so much, मैम. जी नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा. एक बाप होने की हैसियत से मुझे तो आज के प्रोग्राम से ये समझ आई है कि एज ए पेरेंट हमने अपने बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, ताकि बच्चा इस ख़ास फेज से जब गुजरे तो हमारे साथ किसी भी उस ख़ास तब्दीली पे बात करते हुए घबराए नहीं, खुल के बात कर सके. क्योंकि एट द सेम टाइम हमने उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, और अगर हमने उसको सही तौर पे गाइडलाइन प्रोवाइड ना की तो बच्चे के उस गलत रास्ते पे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो उसको तबाही की तरफ लेके जाएगा. आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा. और बहुत जल्द एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आऊँगा जिस पे एक और अहम मौजू डिस्कस किया जाएगा. तब तक के लिए मोहसिन शेर को इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि बात तो अब करनी होगी. पाकिस्तान जिंदाबाद.